हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा हमारा क्रिएटिव प्रोसेस, एड क्रिएटिव का प्रोसेस, कि हम कैसे मार्केट रिसर्च करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं, ताकि हम क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव एंगल्स निकाल पाएँ फेसबुक एड्स के लिए। फिर किस तरह से हम उसको लॉन्च करते हैं, क्या वो फ्रेमवर्क है, क्या हम केपीआईज को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, एंड फिर डिटर्मिन करते हैं कि शुड वी डिक्लेयर दिस एड क्रिएटिव एज अ विनर और शुड वी डिक्लेयर इट एज अ लूजर एंड मूव ऑन। सो क्या वो प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, अप्रोच है एड लिखने की, रिसर्च करने की, लॉन्च करने की, आज इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, फुल कैंडिड और रॉ स्टाइल से, जस्ट द वे आई लाइक इट। In case you are meeting for the first time, hello there. My name is Rohan Sapra. I run an ad agency in India at the moment, and मैंने मल्टीपल एड अकाउंट्स को स्केल किया है फ्रॉम जीरो टू स्पेंडिंग अप टू 53,000 पर डे। परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल रही है। ऐसे एड अकाउंट्स हैं हमारे पास जिस पे हमने बहुत लंबे टाइम के लिए स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखी है। एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज हम एक मिनिमलिस्टिक कैंपेन स्ट्रक्चर, मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी बोल सकते हो, वो फॉलो करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम बहुत ही रोबस्ट क्रिएटिव स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अब पहले तो ये समझते हैं कि ये आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले ये समझाता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को आता है फेसबुक एड्स में इनकंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, स्पेशली व्हेन दे स्केल। तो जैसे ही बजट इंक्रीज करते हैं, परफॉर्मेंस ब्रेक कर जाती है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू। वन ऑफ द रीजन इज कि कैंपेन स्ट्रक्चर, कैंपेन स्ट्रैटेजी ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो पता ही नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग बेसिकली गलत होती है बिकॉज कॉम्प्लेक्स मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी है। हाँ, पहले वो चलता था कि आप मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च कर दो, मल्टीपल एड सेट्स लॉन्च कर दो मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर, सो हैव अ बंच ऑफ कैंपेन्स एंड एड सेट्स रनिंग, और उसमें सेम क्रिएटिव डाल दो, डुप्लीकेट कर दो सेम क्रिएटिव को, पॉकेट थ्योरीज एंड ऑल ऑफ दैट जैज। ये सारी चीज़ें पहले बहुत अच्छे से काम करती थी, मैं खुद यही करा करता था। लेकिन अब जब हमारा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ एआई, एंड बिकॉज मेटा यूजेस इमेज रिकग्निशन मॉडल, सो वो जो भी क्रिएटिव में बोला जा रहा है, एड कॉपी में लिखा हुआ है, क्रिएटिव में जो लिखा हुआ है, अगर स्टैटिक क्रिएटिव है, तो जो मेटा का जो एल्गोरिदम है ना, वो सारी चीजें पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, एंड बेसिस ऑन दैट आपका क्रिएटिव सही इंसान तक पहुंचा सकता है, जो एक्चुअली प्रॉस्पेक्ट हो सकता है आपके लिए, आइडियल प्रॉस्पेक्ट। और इसका प्रूफ ये है कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंटेंट को ब्राउज कर रहे हो, तो लेट्स से इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, सो आपने एक रील पहली बार देखी, लेकिन आपने उस रील के साथ एंगेज कर लिया, या तो आपने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, या फिर आपने सिर्फ उसको कंज्यूम भी कर लिया, वो भी एक तरह की एंगेजमेंट मेट्रिक में काउंट होता है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कैसे वो सिमिलर कंटेंट आपको रेकमेंड करने लग जाता है, उसका एल्गोरिदम। सो इट्स बेसिस ऑन योर एंगेजमेंट, योर बिहेवियर। सिमिलरली जब हम एड क्रिएटिव्स लॉन्च करते हैं, तो हम एड क्रिएटिव में जो भी लिखते हैं, जो बोलते हैं, एक्सेट्रा, एड कॉपी में, सिर्फ एक क्रिएटिव में नहीं, बट एड कॉपी में भी, हेडलाइन में, हर जगह, पूरी एक एड में, तो मेटा उसको यूज करके ये समझ जाता है बहुत ही क्लियरली कि ये एड किसको दिखाई जा सकती है, इस तरह का कंटेंट से कौन ऐसा इंसान है मेटा इकोसिस्टम में जो एंगेज कर रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, और फिर आपकी एड्स उसके सामने प्रेजेंट कर देता है। इसीलिए अब मल्टीपल कैंपेन्स, मल्टीपल एड सेट्स, उसके अंदर सेम एड को 10 बार डुप्लीकेट करना, ये सारा प्रोसेस अब जरूरत नहीं है इसकी। करने को आप कर सकते हो, करने वाले लोग करते हैं, बट जरूरत है ही नहीं बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू। एंड उसमें इसके बारे में ना हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना किसी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी से, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूं कि यार एक ही तरीका है, ये नहीं बोलता मैं कभी भी। मैं आपको अपने तरीके बताता हूं एंड उसको लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करता हूं, और ये सारी चीजें जो मैं आपको बताता हूं ना, मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही बताता हूं। मैं कोई बुकिश नॉलेज नहीं देता, मैं ये नहीं बोलता कि हाँ 10 लोग ये कर रहे हैं, मेरे को पता शायद सारे फ्रेमवर्क्स होंगे, बट मैं जो यूज करता हूं, जो मेरे लिए काम करता है, मैं आपको वो बताता हूं, और फिर मेरे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है कि क्यों वो काम करता है, मैं वो लॉजिकल रीजंस आपको लोगों के साथ शेयर करता हूं। और काफी लोग यूट्यूब कंटेंट ही मेरा देख के इतने रिजल्ट्स ले आते हैं कि दिल खुश हो जाता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स ऑफ कोर्स हैं, केस स्टडीज हमने बहुत डॉक्यूमेंट करी हैं,
लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको रिजल्ट्स नहीं आते, जो चैलेंज एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये वीडियो जो आज बना रहा हूं उसके पीछे का पर्पस वही है। और काफी लोग कमेंट भी करते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी के बारे में, बताओ क्रिएटिव को विनर कैसे बनाना होता है, क्या केपीआईज आप ऑब्जर्व नोट करते हो, किसको कंसिडर करते हो, क्यों एक क्रिएटिव लूजर हो जाता है, या कब वो लूजर कहलाता है, कब वो विनर कहलाता है, कैसे उसको डिक्लेयर करा जाए कि ये विनर है, फिर क्या नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या हो। आज इस वीडियो में उस बारे में बात करना चाह रहा हूं, लेकिन ये सारा मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट इसलिए होती है कि कैंपेन स्ट्रैटेजी ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम जो फॉलो करते हैं, जो मैं खुद फॉलो करता हूं, जिसको यूज करके मैंने केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी हैं, जो मैं लेसन शेयर करता रहता हूं आप लोगों के साथ, वो जो भी प्रोसेस है वो वन कैंपेन मेथड है। मैं उसको बोलता हूं ओसीएम। मेरा ही बनाया नाम है, मेरा ही बनाया प्रोसेस है, इसको वन कैंपेन मेथड में बोलता हूं, ओसीएम। इसमें हम एक मास्टर कैंपेन है, ये ओसीएम एमसी होता है। ओसीएम इज वन कैंपेन मेथड, एमसी इज मास्टर कैंपेन। सो एक मास्टर कैंपेन होता है ओसीएम का, उसके अंदर एक मास्टर एड सेट होता है और उसके अंदर हम सारी विनिंग एड्स स्टैक करते रहते हैं। अब मैं इसी प्रोसेस के अराउंड नई नई चीजें टेस्ट करता रहता हूं, बिकॉज मीडिया बाइंग और एडवर्टाइजिंग ना बहुत ही जल्दी इवॉल्व करती है एज एन इंडस्ट्री। एंड कब क्या नया प्रोसेस काम करने लग जाए, यू नेवर नो। जैसे ओसीएम एकदम से आया और काम करने लग गया ब्रॉड ओपन टारगेटिंग पे, इसीलिए मैं और भी नई वर्जन्स ऑफ ओसीएम ट्राई कर रहा हूं एज वी स्पीक। बट अभी मैंने इतना कंसिस्टेंसी नहीं देखी है उस चीज में जो मैं नई चीज टेस्ट कर रहा हूं। जब मैं वो देख लूंगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या हुआ, मैंने क्या टेस्ट किया था और फिर उससे क्या वो काम किया या नहीं किया, ये भी बताऊंगा। और मैं ये इसी तरह का कंटेंट बनाता हूं। सो जस्ट ओवरव्यू देना चाहता था कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैंपेन स्ट्रक्चर की वजह से जरूर होती है, लेकिन क्या वो सिर्फ कैंपेन स्ट्रक्चर की वजह से होती है? एंड उसका ऑनेस्ट आंसर है नो। अगर आप मुझसे सच पूछोगे तो उसका रियलिटी ये है कि 80-20 है। 20% इज योर मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी, 80% इज एवरीथिंग एल्स। अब 20% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी है, वही तो आपको इनेबल करेगी टू मेक श्योर यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग करेक्टली। सो इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछोगे, मोस्ट आइडियल वर्ल्ड सिनारियो, I would recommend to start someone working on their creative strategies first. So, marketing fundamentals, marketing foundation, learning human psychology, buying behaviors, consumer behavior, what influences consumer behavior. इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ इट इज साइकोलॉजी ड्रिवन। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कभी कुछ नहीं किया है, बस अभी इंटरेस्ट जागा है आपका नया नया डिजिटल मार्केटिंग को लेके, और आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हो, सर्विस बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, then the best way for you is to not obsess over media buying strategies, campaign strategies, honestly, but learn what it takes to sell people into whatever it is you are saying in your ad creative. Let me explain why this is important. The reason why this is important is, समझो एक एड क्रिएटिव एक ना किसी तरह का पर्सपेक्टिव को सेल करता है, एक ओपिनियन और एक पर्सपेक्टिव बेचता है एड क्रिएटिव। हो सकता है वो सिर्फ एक मैसेज हो सकता है वो कॉल टू एक्शन के साथ हो कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, हो सकता है वो लीड जनरेशन हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, पर आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हो एक एड क्रिएटिव में और उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हो और होप करते हो कि आपकी ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे और वो चीज वो करे जो आप कह रहे हो या आप चाह रहे हो वो करें। हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट खरीदना हो या वो एक लीड जनरेशन हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये टेक्निकली बोल सकते हो सेलिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये इसलिए जरूरी है समझना, क्योंकि क्रिएटिव में अगर हम जो चीज बोल रहे हैं, अगर हमें ये नहीं पता कि क्या वो चीज है जो हमारी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करेगी टू मेक द बाइंग डिसीजन और टेक द एक्शन वी वांट देम टू टेक, then no form of media buying strategy is going to help us to get the results we want. सही बात है। तो इसीलिए तो एक मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी आप देखोगे किसी की भी, मेरी ही नहीं किसी की भी, वो किसी के लिए काम करती है। इनफैक्ट जो इंसान उसके बारे में शेयर कर रहा है उसके लिए काम कर रही होगी होपफुली, तभी वो शेयर कर रहे हैं। और अगर वो कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रही है लेकिन आपके लिए काम नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका फॉल्ट मीडिया बाइंग से रिलेटेड नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था पर ऐसा होता नहीं है। मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी
can never make a losing creative or a losing product or offer win. I'm going to repeat. A media buying strategy can never make a losing creative or a losing product win. Media buying strategy is just going to amplify whatever you are putting inside of your ad account. तो अगर आप एवरेज, बिलो एवरेज, मीडियोकर टाइप ऑफ एड क्रिएटिव्स डालोगे जो ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ के बनाए गए, तो आपको वैसे ही एवरेज, बिलो एवरेज, मीडियोकर रिजल्ट्स आएंगे. अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करोगे जो बिलो एवरेज, एवरेज है क्वालिटी वाइज, या उसकी डिमांड इतनी रिस्ट्रिक्टेड है या कम है, तो आपको उतने ही चैलेंजेस एक्सपीरियंस आप करोगे टू मेक दैट प्रोडक्ट रीच टू द ऑडियंस यू वांट देम टू रीच. सो इसीलिए मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी इज 20%, रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज लाइक 80%. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, तो पहले वहां से शुरुआत करो जिससे आप एक्चुअली बिजनेस को खड़ा कर पाओगे. राइट? मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल, नॉट द एंटायर पीस, नॉट द एंटायर पिज्जा. इट्स लाइक वन स्लाइस ऑफ द पिज्जा. राइट? अब बात करते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी के बारे में. लेकिन उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप बिगिनर नहीं हो, तो मैं मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में बात इसलिए करता हूं काफी, क्योंकि देखो सच तो ये है कि 10 में से 8 बार क्या होता है, लोग बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड्स समझते हैं बिकॉज ये कुछ नया नहीं है, और आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन और यूडेमी जैसे जगहों पे बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज भी मिल जाएंगे और आप कर सकते हो स्किल शेयर वगैरह ऐसी जगहों पे, और बेसिक्स आप सीख सकते हो वहां से. तो आज की डेट में 10 में से 8 लोगों को बेसिक्स पता होते हैं. ये कुछ नया नहीं है, पिक्सल क्या होता है, ये सब बताने वाली कोई बातें नहीं है अब. राइट? तो ये बात समझो कि अगर आप ऑलरेडी बेसिक्स जानते हो ना मीडिया बाइंग की, और मैं मीडिया बाइंग से रिलेटेड ज्यादा बात इसलिए करता हूं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको बोला कि 80% चीज पे रिलाय करती है किसी बिजनेस की सक्सेस, फेसबुक एड्स की सक्सेस, जो रिमेनिंग 80% है, लोगों के पास ना टाइम ही नहीं होता या फिर मेंटल कैपेसिटी बचती ही नहीं है टू वर्क ऑन दैट एक्स्ट्रा और द अदर 80%. नॉट एक्स्ट्रा बट द अदर 80%. क्यों? क्योंकि वो मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी इतनी कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहे हैं कि उनके पास मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है टू थिंक बियॉन्ड दैट. इसीलिए लोगों के क्वेश्चंस देखोगे काफी रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं. आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मत देखो या मेरे ही पोस्ट पे या सोशल मीडिया पे मत देखो. आप जाओ, ब्राउज अराउंड करो और आप देखो कि किसी भी इंसान का जो वीडियो फेसबुक एड्स पे वीडियो बना रहा है, उसके नीचे जो भी कमेंट्स है वो मीडिया बाइंग से रिलेटेड बहुत कमेंट्स होते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट टारगेटिंग मैंने ये लॉन्च किया नहीं चला, या ये किया तो चल गया, लुक अलाइक करूं ना करूं, रीटारगेटिंग करूं ना करूं. मीडिया बाइंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर गेम है. राइट? व्हेन इन रियलिटी द ट्रुथ इज इससे फर्क ज्यादा पड़ता ही नहीं है. इसीलिए मैं मीडिया बाइंग स्ट्रेटजी पहले ज्यादा, और इस बारे में अभी भी ज्यादा बात इसलिए करता हूं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि मीडिया बाइंग सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि वैसे भी आपका रिजल्ट 20% डिपेंड करता है मीडिया बाइंग पे, 80% डिपेंड करता है बाकी चीजों पे. लेकिन अगर आप मीडिया बाइंग को ही सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो बाकी चीजों पे काम ही नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी. हर टाइम कैंपेन ऑन ऑफ के बारे में सोचते रहोगे, नई रीटारगेटिंग कैंपेन्स लॉन्च करने के बारे में सोचते रहोगे, लुक लाइक बनाते रहोगे, अलग अलग लेवल की, अलग अलग तरह की कस्टम ऑडियंस बनाते रहोगे, आपको लगेगा कि आपका सीक्रेट यही है. लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब भी कोई परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट हो जाती है किसी एड अकाउंट की, एज सुन एज दैट एड अकाउंट बिगिंस टू स्केल, उसका रीजन मीडिया बाइंग नहीं है, सिर्फ 20% है, 80% बाकी रीजंस हैं. ये है कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर टुडे. ठीक है? अब बात करते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी के बारे में. आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. आप डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, कि आप ऑलरेडी बिगिनर हो जिस अभी मतलब ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, या फिर बिगिनर हो जिसको कुछ भी नहीं पता है. बिगिनर हो तो इवन बेटर बिकॉज देन यू डोंट नीड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम एक्सपर्ट्स बन जाते हैं ना, वी हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न द न्यू थिंग्स और बेटर थिंग्स. और वो अनलर्न वाला प्रोसेस ना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज हमारी ईगो हर्ट होती है और बड़ा चैलेंज होता है. लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो एक्चुअली इवन बेटर फॉर यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आपके लिए चीजें सही हैं. और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो देन एक्चुअली यूर ऑन द राइट ट्रैक, यूर लिसनिंग टू द राइट मैसेज. आई एम नॉट गोना से राइट इंडिविजुअल बिकॉज वो आपका पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है कि मैं सही इंसान हूं कि नहीं हूं, और वट एवर इट इज आई रिस्पेक्ट दैट. बट जो मैसेज मैं दे रहा हूं वो सही है, चाहे आप मुझसे सुनो चाहे किसी भी एक एक्सपर्ट मीडिया बायर या एडवर्टाइजर से सुनो. यही मैसेज और यही सच है. ठीक है? यही बात सच है. अब बात करते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी के बारे में. अब क्रिएटिव स्ट्रेटजी
से रिलेटेड एक चीज सबसे पहले समझो कि मैंने बोला था कि क्रिएटिव्स वो चीज होती है जो किसी को इन्फ्लुएंस करती है इन मेकिंग अप देयर माइंड टू टेक द एक्शन यू वांट देम टू टेक। यस और नो? सो हमें सबसे पहली चीज अच्छा क्रिएटिव आइडिएट करके और क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो होती है मार्केट रिसर्च। आई प्रॉमिस यू दिस, आप लिख लो इसको, पेन पेपर पे लिख के बड़ा प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने चिपका दो, वर्क स्टेशन के सामने जहां भी बैठ के काम करते हो। इफ यू थिंक दैट मार्केट रिसर्च के बिना आप क्रिएटिव्स बना लोगे और विनर्स बना लोगे कंसिस्टेंटली, देन आई प्रॉमिस यू यू आर मिस्टेकन एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आपकी परफॉर्मेंस डिप हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। ये मार्केट रिसर्च वो बोरिंग काम है जिसको करके आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज सक्सेस अक्सर बोरिंग काम को स्टैक करने से ही बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम जाना मुझे पसंद नहीं है, या मुझे किसी को मज़ा थोड़ी आता है या कि यार अपने बॉडी को पेन दें या सफ़र करें उससे, उस पेन से, मसल बिल्डिंग वाली पेन से, वेट उठाने वाली पेन से, कार्डियो करने वाली पेन से। लेकिन वो बोरिंग है, पेनफुल है, लेकिन वो करके ही हम हेल्थ वाइज मेंटली या फिजिकली फिट रहेंगे, जिसकी वजह से हम काम पे ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। सो सक्सेस कम्स विद ओनली बाय स्टैकिंग बोरिंग स्टफ, डूइंग मोर ऑफ बोरिंग थिंग्स। ओके, सो मार्केट रिसर्च वो एक बोरिंग काम है। हालांकि मुझे तो काफी मजा आता है, लेकिन है बोरिंग, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मार्केट रिसर्च करोगे तब आपको यह समझ आएगा कि मार्केट क्या चाह रही है। नॉट आप क्या सोच रहे हो आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है या आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या कर सकता है, बट मार्केट क्या मांग रही है, आपको यह दिखने लगेगा। जब आपको यह दिखने लगता है ना कि मार्केट क्या मांग रही है, तब आप ये समझते हो कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है जिसके भी लिए आप एड्स रन कर रहे हो या करना चाह रहे हो, आप उस पे वो डिमांड जो मार्केट की है वो चैनल कैसे कर सकते हो। अब सेम एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम आपको एड्रेस करके चैनल करनी है अपने प्रोडक्ट की तरफ, उसको उसका सोल्यूशन दिखाना है, वो कैसे समझोगे? वो आप समझोगे मार्केट रिसर्च से। और इसीलिए मार्केट रिसर्च होता है हमारा फर्स्ट स्टेप इन आइडिएटिंग एड क्रिएटिव्स। अब ये प्रोसेस वाला वीडियो है, तो मैं इसमें क्या करना है नहीं बताऊंगा, और मैंने पहले वीडियोस में शेयर किया, पिछले वीडियोस देख सकते हो आप, काफी नॉलेज मिल जाएगी। तो पहला स्टेप होता है मार्केट रिसर्च। जब हम मार्केट रिसर्च वाला पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं, मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि इस रिसर्च से मेरा पहली चीज जो मैं क्रिएट करता हूं वो होता है या तो एक हुक या फिर एक हेडलाइन। ये पहली चीज, ओके, ये प्रोसेस बता रहा हूं, एसओपी मान लो। अब ये मैं ऐसा क्यों करता हूं? ये मैं ऐसा इसलिए करता हूं बिकॉज जब मैं हुक और हेडलाइन बना लेता हूं तो वो मेरे लिए एक टॉपिक की तरह काम करता है, और मैं फिर उस पर ऐड लिखता हूं। आई प्रॉमिस यू, अगर आप यही प्रोसेस फॉलो करोगे तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैंने हर तरीका और दूसरा अपनाया है, मेरे लिए तो काम नहीं किया गाइस। और मैं इतनी कन्विक्शन से ये बात इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज मैं जेन्युइनली यही करता हूं। तो सबसे पहले मैं हुक या हेडलाइन बनाता हूं, और मैं 10, 20, 30 ऑन एन एवरेज 20-30 हुक या हेडलाइंस लिख लेता हूं। कैसे लिखता हूं 20-30? मेरे पास अपने खुद के बनाए हुए टेम्पलेट्स हैं, खुद के। वो जो टेम्पलेट्स हैं वो मेरे खुद की रिसर्च ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, और खुद ही की लिखी हुई एड्स जो बहुत सक्सेसफुल हुई हैं क्लाइंट्स के लिए, मेरे लिए। तो उसके जो हुक्स हैं, जो मुझे दिखा कि वो पैटर्न है, वो पैटर्न से मैंने लगभग, मेरे पास 40 से 50 हुक्स हैं जो कहीं से मैंने उठाए नहीं है, कॉपी नहीं करें, खुद ही के बनाए हुए हुक्स टेम्पलेट्स हैं। उसी में से मैं जब विद टारगेट मार्केट कॉल आउट, विदाउट टारगेट मार्केट कॉल आउट, प्रॉब्लम फोकस, रिजल्ट फोकस, इस तरह से कैटेगराइज करे हुए हैं मैंने हुक्स। मैं उनमें से 5-5 हर एक कैटेगरी से उठाता हूँ, और ऐसे 20, 15, 20, 30 बना लेता हूँ, एवरेज 20 मान के चलो। लिखता हूँ, सिर्फ बैठ के लिखता हूँ, कुछ नहीं करता। गूगल डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ, टॉपिक उठा चुका हूँ, उसका प्रोसेस अलग है, और वो ये बहुत लंबा टॉपिक है एज अ होल, बट मैं आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे प्रोसेस का, ताकि आपको रास्ता दिखा सकूँ। फिर मैं सबसे पहले एक हुक और हेडलाइन ऐसे 20 करके बना लेता हूँ, एक ही टॉपिक पे, एक ही मेन जो मैंने मार्केट रिसर्च से जो मैंने टॉपिक उठाया मान लो, उसके ऊपर फिर मैंने हुक और हेडलाइंस बना दिए। अब जब भी मैं हुक और हेडलाइन लिखना शुरू करता हूं तो मेरे फिर बेस्ट फेवरेट बन जाते हैं। यू नो दिस, जैसे कि आप राइटर ब्लॉक कैसे हटाते हो? राइटर ब्लॉक तभी हटता है जब आप लिखते हो, राइट? तो जब आप लिखते हो तो 10, 20, 25 आपने हुक लिख दिए, अब आपको 1-2 बेस्ट हुक लगे, आपने उठाए, आपने साइड में पार्क कर दिए, अब बाकी सारे डिलीट कर दिए। अब जो आपको बेस्ट लगे वो बन गया, और आप एक ही उठाते हो, ठीक है? फिर वो एक उठाओगे मेजरली, प्राइमरीली, और वो एक बन गया आपका
टाइटल, बोल सकते हो आपका ओवरऑल टॉपिक। जैसे हम स्कूल में हमें पैराग्राफ राइटिंग में दिया जाता था एक टॉपिक कि राइट एन एसे, राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। हमारा माइंड फंक्शन इस तरह से करता है, इस तरह से आइडियाज आने फ्लो करने बहुत आसान हो जाते हैं। सो ये होता है अगला स्टेप मार्केट रिसर्च के बाद, हुक और हेडलाइन लिखना, और इस वजह से ये हम करते हैं। जब हम ये लिख लेते हैं उसके बाद हम मेरा एड कॉपी लिखने का या बोल सकते हो स्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका होता है। तो मैं पूरी वो एक तरह से एक एड लिखता हूं। ओके, चाहे मैं क्रिएटिव इमेज क्रिएटिव बना रहा हूं, चाहे मैं वीडियो क्रिएटिव बना रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखता हूं। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, किसी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, किसी फनल को स्केल कर रहे हैं, किसी का बिजनेस स्केल कर रहे हैं, तो जब मैं एड कॉपी सोच के उसको लिखता हूं, तो चाहे वो स्टैटिक क्रिएटिव है, लेकिन वो जो टेक्स्ट मैंने लिखा वो एड कॉपी की तरह वहां पे जा सकता है, तो वो काम में आता है। प्लस हमें एक नैरेटिव सेट करने में हमारी मदद करता है कि मैं किस तरह से अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा मार्केट में, और क्या वो मेरे आर्ग्यूमेंट को खरीदना चाहेंगे। वो हो सकता है मैं क्लोथिंग ब्रांड के लिए ऐड लिख रहा हूं, हो सकता है मैं हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड के लिए ऐड लिख रहा हूं, हो सकता है मैं रियल एस्टेट के लिए लिख रहा हूं, हो सकता है मैं कोचिंग कंसल्टिंग के लिए लिख रहा हूं, हो सकता है मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए लिख रहा हूं, किसी चीज के लिए हो सकता है। प्रोसेस सेम है, एग्जैक्टली सेम है। जब मैं अब ये लिखने का भी एक फंडा है, टिप दे देता हूं कि जब मैं लिखता हूं तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई प्रूफ मैं अटैच कर सकूं, मार्केट के बिलीफ के अराउंड ही खेलूं। अगर मैं उस मार्केट के बिलीफ के अगेंस्ट जा रहा हूं तो मैं प्रूफ प्रेजेंट करूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, स्टफ लाइक दैट। ये चीजें मैं दिमाग में रखता हूं। तो ये होता है मेरा तीसरा स्टेप। सो पहला मार्केट रिसर्च, फिर हमने बनाया हुक हेडलाइन, फिर वहां से फर्दर हमने एक्सपैंड किया उस पर। ठीक है, 3 स्टेप्स पूरे हो गए। फिर आता है चौथा स्टेप हम ये करते हैं कि जब वो पूरा एक कॉन्सेप्ट रेडी हो जाता है, मान लेते हैं कि वीडियो क्रिएटिव, क्योंकि स्टैटिक में ज़्यादा काम नहीं होता। स्टैटिक में क्या हुआ, मैंने जाके कैनवा पे बना दिया, राइट। लेकिन स्टैटिक को साइड करो, अगर वीडियो ऐड मैंने बनाई तो मैंने उसको स्क्रिप्ट बनाई, और स्क्रिप्ट को फिर मैं तब तक बोलता हूँ, वॉइस नोट पे रिकॉर्ड करता हूँ, जब तक वो मेरे टारगेट ड्यूरेशन को मीट नहीं करती। टिपिकली हम ये ट्राई करते हैं कि हमारा टारगेट ड्यूरेशन ऑफ अ वीडियो ऐड रहे अंडर 60 सेकेंड्स। अगर, और डिपेंड करता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, राइट। कभी कभी हम चाहेंगे 15 सेकंड्स या उससे अंडर की वीडियो ऐड बनाना, कभी कभी हम चाहेंगे 30 सेकंड्स, बट टिपिकली ऑन एवरेज 30 to 60 सेकंड्स यही रेंज करती है। तो एनीवेयर अंडर 60 सेकंड्स मान के चलो कि मैंने ये मेरा टारगेट सेट किया था इस एड क्रिएटिव के लिए। तो जो मैंने एड कॉपी लिख दिया या एड स्क्रिप्ट लिख दी है, उसको मैं तब तक बोलता हूँ वॉइस नोट ऑन करके, उस रेट ऑफ स्पीच से बोलता हूँ, तब तक बोलता हूँ जब तक वो अंडर 60 सेकंड्स नहीं आती, अगर वो मेरा टारगेट ड्यूरेशन है। मेहनत वाला काम है, कोई शॉर्टकट नहीं होता फॉर ग्रेट वर्क टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई इट्स ग्रेट वर्क। सो जेन्युइनली यही करता हूँ। जब मैं अपने क्लाइंट्स को एड स्क्रिप्ट देता हूँ, जो हमारे साथ पर्सनल ब्रांड वाले क्लाइंट्स हैं, तो वो खुद करते हैं, बिकॉज वो फेस ऑफ द ब्रांड है। तो जब हम उनके साथ काम करते हैं, तो उनको जब एड क्रिएटिव बनाना होता है, तो मैं उनको जो फाइनल एक एड स्क्रिप्ट देता हूँ, क्रिएटिव देता हूँ, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे जब काम करता हूँ उनके साथ, जब उनको पता नहीं होता मेरा तरीका क्या काम करने का, तो मैं खुद पहले के कुछ क्रिएटिव्स में खुद ऑडियो रिकॉर्ड करके वॉइस नोट उनको भेजता हूँ कि इस तरह से आपको बोलना है। यही फैक्ट है। उसके बाद वो सीख जाते हैं, 5-7 क्रिएटिव, 2-4 क्रिएटिव्स करने के बाद फिर हम उसके बाद ये वॉइस नोट वाला काम नहीं करते, बिकॉज उनको समझ आ जाता है, और फिर हम भी समझ जाते हैं कि इनका रेट ऑफ स्पीच क्या है, वो कितना तेज बोलते हैं, कितना स्लो बोलते हैं, एक्सेट्रा। सो बेसिकली कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, सो ये मैं करता हूं, और ये करने के बाद जब तक वो स्लो रेट ऑफ स्पीच से अंडर 60 सेकंड्स नहीं होता, मैं उस एड स्क्रिप्ट को एडिट करता रहता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेरी खुद की टीम ये बहुत बार गलती करती थी और आज भी करती है, कि उनको लगता है कि जब वो स्क्रिप्ट लिख देते हैं तो उनको लगता है ये फाइनल है, हम इसको एडिट नहीं करेंगे, और वो एडिट कर भी नहीं पाते। उनका दिमाग नहीं चलता कि क्या चीज हटाऊं, इसको मैं कैसे शॉर्टन करूं वाइल मेंटेनिंग द कॉन्टेक्स्ट। एंड दिस इज वेयर द स्किल सेट कम्स इनटू प्ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई चीज नहीं बोल पा रहे हमारे टारगेटेड ड्यूरेशन के अंदर, तो उसका फायदा नहीं है, बिकॉज टारगेट ड्यूरेशन इज अ नॉन नेगोशिएबल। तो हमें वो करना ही करना है, हमें इस चीज से डाइग्रेस नहीं करना। We want to ensure that our ad creative is under 60 seconds, for instance, if that's our target, no matter what. In fact, जब हम किसी के लिए लिखते हैं तो हम 55 seconds टारगेट करते हैं इंटरनली, 5 सेकंड का बफर देते हैं इसलिए। तो तब तक मैं उसको एडिट करता रहता हूँ, क्रिएटिव स्क्रिप्ट को बार बार जाके, जब तक वो उसमें खत्म नहीं हो रही। और मेरी टीम क्या गलती करती है कि वो ना, जब वो रिकॉर्ड करके भेज रही होती है, टेस्ट कर रही होती है,
तो वो ना अपनी रेट ऑफ स्पीच तेज कर देती है ताकि जल्दबाजी में, ताकि वो सब कुछ बोल दें, एक मिनट के अंदर सब कुछ बोल दें या बोल पाए। और जो नहीं करना ना, आपको ऐसे बोलना है कि जेन्युइनली जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान बात करेगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। एंड हाँ, यही तो, तभी तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर इतना ही आसान होता तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एग्जिस्ट ही क्यों करती, राइट? काम बहुत मेहनत वाला काम है ये। लेकिन सही काम बता रहा हूं आपको, और अक्सर लंबा रास्ता ही सही रास्ता होता है। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ये हमारा हो गया चौथा स्टेप, ठीक है। हमने मार्केट रिसर्च कर ली, हमने फिर उसके ऊपर 20-25 ऑन एन एवरेज हुक हेडलाइंस बना लिए। फिर हमने जब हुक हेडलाइन बना लिए, उसमें से हमने एक हमारी पर्सनल फेवरेट पिक करी एज अ टॉपिक। अब वो बन गया हमारे लिए टॉपिक। तो ये 3 स्टेप हुए। अब जब ये हमारे 3 स्टेप हो गए, 2 स्टेप हुए, तो हमारा तीसरा स्टेप हुआ कि हमने एड स्क्रिप्ट लिख दी, या एड कॉपी बोल सकते हो, लिख दी। ये हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। रिसर्च हो गया, हुक हेडलाइन हो गया, एड स्क्रिप्ट हो गया। चौथा स्टेप, हम उस एड स्क्रिप्ट को बोलते रहेंगे, तब तक बोलेंगे वॉइस नोट ऑन करके, जब तक वो हमारे टारगेटेड ड्यूरेशन के अंडर नहीं आएगा। तो जब मैं पहला एड कॉपी लिखता हूँ या एड स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, तब मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को पुश मत करना कि यार मैं ज्यादा लिख रहा हूँ, ये ज्यादा लंबा हो रहा है। लिखो, जितना लंबा लिखना है, 2 पेज भरने गूगल डॉक्यूमेंट के भर दो, लिखो, बिकॉज लेट्स योर आइडियाज आउट, ओके। फिर उसके बाद उसको इम्प्रोवाइज करो। वो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, फिर करते करते रीराइट करके 4-5 बार टिपिकली और एन एवरेज हम रीराइट करते हैं, जब फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है। ये हो गए हमारे स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद अब हम करते हैं विजुअल्स प्लान। टिपिकली क्या होता है, लोगों को ये लगता है, और ये मुझे इसलिए पता है बिकॉज बहुत पहले मैंने किसी को टीम मेंबर को हायर किया था, वो अब हमारे साथ नहीं है, मैंने वी पार्टेड आवर वेज, बट और वो एक्सपीरियंस नहीं था, एमेच्योर था। तो जब मैंने उसको हायर किया था, तो मैंने उससे पूछा कि जब मैं उसे क्रिएटिव वाला काम करा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तेरे को कहाँ आसानी होती है, तेरे को क्या लगता है कि तू क्रिएटिव कैसे लिख पाएगा या स्क्रिप्ट कैसे लिख पाएगा? तो उसने मुझे बोला कि पहले विजुअल जब मुझे पता हो ना कि इस विजुअल के अराउंड मुझे क्रिएटिव लिखना है, तो मुझे तब मैं क्रिएटिव लिख पाऊंगा। और यही डिफरेंस होता है एक अच्छे कॉपीराइटर या एडवर्टाइजर में, या एक मीडियोकर या बिलो एवरेज में। कभी भी अगर आप बेस्ट काम चाहते हो ना, आपको पहले यही स्टेप्स, यही सीक्वेंस में ही फॉलो करने हैं। हाँ, 10 में से 1-2 बार ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है विजुअली और आपने उसके लिए एक एड लिख दी, लेकिन वो भी तभी काम करेगी जब आपके पास एक ऑलरेडी प्रोवन एड स्क्रिप्ट थी, मार्केटिंग मैसेज था, मार्केटिंग एंगल था, उसके ऊपर आपने एक नए तरह का विजुअल जो आपको कहीं मिला, आपने देखा, रिसर्च किया, तो आपने उसके अराउंड एड बना दी। तो मार्केटिंग एंगल, कॉन्सेप्ट, मैसेज ऑलरेडी प्रोवन था, तो आपके पास डेटा था दिमाग में, कंटेंट था दिमाग में, तब बना पाओगे। लेकिन जब आपको नए एंगल्स क्रिएट करने हैं, नए विनिंग एंगल्स ढूंढने हैं, मार्केटिंग मैसेज क्रिएट करनी है, दिस इज द सीक्वेंस टू फॉलो। मेरे एक्सपीरियंस से यही काम करता है, मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूं जो मेरे एक्सपीरियंस से काम करता है, जो मेरे को रिजल्ट्स लाके देता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया प्रोसेस कि हम ये करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने एक विजुअल्स ढूंढने के लिए मार्केट रिसर्च करनी स्टार्ट करी। अब ऑलरेडी जब आप जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ना, जब आपके पास ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च करके आपके पास एक अपनी लाइब्रेरी बन जाती है, तो वो लाइब्रेरी में आपके पास ऑलरेडी काफ़ी तरह का कंटेंट पड़ा होता है, तो ज़्यादा रिसर्च आपको बार बार फिर हर बार नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास वो लाइब्रेरी नहीं है, सो स्वाइप फाइल ना भी हो तो भी चलेगा, बट ये काम होता है जब रिसर्च करो, अपनी स्वाइप फाइल मेंटेन करो, एक लाइब्रेरी बना के रखो। मेरे पास भी है खुद की। अब उसको आप चाहे डाउनलोड कर लो, वीडियोज को, वीडियो एड्स को, या व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, राइट, बुकमार्क करके सेव करके रख लो। सो अब मैं जाके रिसर्च करता हूं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एड क्रिएटिव्स ढूंढने की कोशिश करता हूं। कैसे रिसर्च करता हूं? मैं जाता हूं एड्स लाइब्रेरी में। एड्स लाइब्रेरी में मैं सेम निच में जाता हूं एंड एडजेसेंट निचेस में भी जाता हूं, और कभी कभी तो बिल्कुल उस निच से उसका लेना देना नहीं होता, वहां से भी मुझे बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें मैं करता हूं। एड लाइब्रेरी में जाता हूं, निच का कीवर्ड डालता हूं, फिल्टर्स में जाता हूं, उसको मैं 60 to 90 डेज बिफोर आज की डेट से अप्लाई करता हूं, डेट एक्टिव एड्स, और जो एड बहुत टाइम से चल रही होती है और जो ब्रांड बहुत टाइम से एडवर्टाइज कर रहा है, सिर्फ उसी से मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, मैं और किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेता। बिकॉज अ बिजनेस रन्स एड्स टू मेक मनी, एंड इफ दे आर रनिंग एड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, it simply means they are making money. So when you want to take inspiration from someone for your work or for the work you're doing,
You want to take inspiration from the best of the best. Why would you want to take inspiration from people who are not getting results? So ये एक हैक है, ठीक है. सो वापस जाते हैं, तो मैं एड लाइब्रेरी से विजुअल्स को ढूंढता हूँ. जहां मुझे एक दो विजुअल मिलता है, और फिर मैं क्रिएटिव प्रोसेस में स्विम करता हूँ. और होता क्या है कि एक फ्लो चलता है. ये जैसे मैंने 2 घंटे रिसर्च करी सिर्फ एड लाइब्रेरी में, और मैं सिर्फ विजुअल्स ढूंढ रहा हूँ. तो और कभी कभी यूट्यूब वीडियोस पे भी शॉर्ट्स वगैरह भी मुझे मिल जाता है. और मैंने 2 एड्स बनाई हैं जो मैंने एक्चुअली यूट्यूब शॉर्ट्स में ही मुझे मिला था उसका आइडिया. एक मैंने बनाई थी फाइनेंस निच में, और एक मैंने बनाई थी कंसल्टिंग बिजनेस था, जो कोचिंग कंसल्टिंग जो था पब्लिक स्पीकिंग निच में. तो इन दोनों निच में मैंने 2 बड़ी सेंसेशनल एड्स बनाई थी, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए. और ये दोनों आइडियाज मुझे विजुअल के आइडिया मुझे एक्चुअली शॉर्ट्स से आए. तो शॉर्ट्स पे भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ किसके व्यूज ज्यादा हैं. जिसके व्यूज ज्यादा हैं वो कौन स्टाइल पकड़ता हूँ, कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अब समझ लो कि जहां से मैंने रिसर्च करके एक मेरा टिपिकल फेवरेट मेरे को समझ आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने वो उठा लिया. अब मैं देखूंगा कि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, या फिर आप बोल सकते हो कि एड कॉपी लिखी थी, जो मैंने लिखी थी, उस कंटेंट को इस विजुअल के साथ कैसे प्रेजेंट किया जाए. अब हम फर्दर इसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं. तो अब ये हो गए मेरे 5 स्टेप्स, समझ गए. अब जब इसको कॉन्सेप्चुलाइज करता हूं ना, तो डिपेंड करता है कि क्या वो ए रोल एड है. ए रोल मतलब मैं बैठ के कैमरे को सामने बैठ के कैमरे को देख के कोई एक्टर बोल रहा है, या वो बी रोल है, या वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए रोल है, बी रोल है. ये चीजें डिपेंड करती है कि मैं फाइनली स्क्रिप्ट को या कॉपी को री एडिट कर रहा हूं, या उसको शॉर्टन कर रहा हूं. डिपेंड करता है, राइट, कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि किस पे मैं ऐड बनाऊंगा. बट ये हमारे स्टेप्स होते हैं. जब ये स्टेप पूरे हो जाते हैं, 5 स्टेप, फिर छठा स्टेप आता है. छठा स्टेप ये होता है कि विजुअल तैयार है, सब कुछ तैयार है. अब मैं उसका एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बनाता हूँ. ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट होता है स्टोरी बोर्डिंग स्टाइल. इस डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट में मैं ये डॉक्यूमेंट, अगर तो ये पर्सनल ब्रांड क्लाइंट है, तो एक क्लाइंट को जाता है ताकि वो स्क्रिप्ट कर पाए, क्योंकि वो खुद ही ये रोल करता है, बैठ के बोलता है. अगर ये इन्फ्लुएंसर को जा रहा है, या किसी कंटेंट क्रिएटर को जा रहा है फॉर यूजीसी एड, तो ये उसको जाता है. और साथ ही साथ ये एडिटर को भी जाता है, हमारा जो एडिटर होता है, क्योंकि एडिटर को पता होना चाहिए सीन बाय सीन कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं इस एड से. इस एडिटिंग ब्रीफ डॉक्यूमेंट पे हम बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं, उसके रेफरेंसेस डालते हैं. हमने जहां से विजुअली कंटेंट, जो हमने इंस्पिरेशन ली है विजुअल्स की, उसका रेफरेंस डालते हैं, एम्बेड करते हैं उस गूगल डॉक्यूमेंट पे. हमारा जो टारगेट ड्यूरेशन है वो मेंशन करते हैं. हमारा जो एड का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो मेंशन करते हैं. हम किस अवेयरनेस स्टेज के लिए एड बना रहे हैं वो मेंशन करते हैं. तो एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है. फिर हम इसकी स्टोरी बोर्डिंग करते हैं सेम डॉक्यूमेंट पे, और सीन बाय सीन डिसाइड करते हैं कि कौन सी सीन पे क्या बोला जाएगा, क्या विजुअल एंगल होगा, क्या मार्केटिंग मैसेज होगा, क्या स्क्रिप्ट होगी बेसिकली. और ये हमारा पूरा एक एडिटिंग ब्रीफ डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है. फिर ये डॉक्यूमेंट जाता है क्लाइंट के पास, या फिर यूजीसी क्रिएटर के पास, अगर यूजीसी क्रिएटर से काम करवाया जा रहा है, जो टिपिकली क्लाइंट करवा लेता है. अगर ये है तो वो, वरना क्लाइंट अगर पर्सनल ब्रांड वाला क्लाइंट है तो वो खुद ही करता है. तो वो खुद करके हमें वो ऐड दे देता है. फिर हम ऐड लेते हैं, और रॉ वीडियो लेते हैं, फुटेज लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज करना सब कुछ बहुत ज़रूरी है, वो बाद में बताऊंगा कभी और. फिर हम वो रॉ फुटेज लेते हैं. रॉ फुटेज लेके हम एडिटर के पास जाते हैं. एडिटर को हम ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट देते हैं, रॉ फुटेज देते हैं, बोलते हैं कि आपको करना है. एडिटर बोलता है ओके. एडिटर जाता है, अपना काम करता है, 1 दिन में 2 दिन में, डिपेंडिंग कि एडिटर कितना बड़ा है, या कितना बिजी है, या फिर आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है. टिपिकली उस पर भी टिप्स दूंगा, चलो रुक जाओ अभी. तो फिर ये काम खत्म होता है. फिर हमारे पास एडिट होके आती है पहली वर्जन. फिर हम देखते हैं वो सही है नहीं है, तो उसको री एडिट करवाते हैं, चेंजेस करवाते हैं, और ये हमारा तैयार हुआ पूरा एक एड क्रिएटिव. अब हमारे पास एड कॉपी है. अब एड कॉपी का क्या करता हूँ, मानो ये वीडियो एड ही हो, ये स्क्रिप्ट हमने यूज कर ली. एड कॉपी क्या करता हूँ मैं, एड कॉपी जो स्क्रिप्ट है ना, उसी को थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ. मैं लॉन्ग फॉर्म का फैन हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म का फैन हूँ नहीं. तो मैं थोड़ी सी लंबी ही कॉपीज लिखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैच्योर ऑडियंस उसी से कन्विंस होती है. एंड मुझे लगता है कि क्रिएटिव्स आप शॉर्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एड कॉपी लंबी लिखो ना, तो इट गिव्स यू मोर रियल एस्टेट टू कन्विंस पीपल व्हाट यू आर सेइंग. सो आई थिंक वी शुड यूज दैट. सो मैं इसलिए लॉन्ग फॉर्म कॉपी लिखता हूँ. सो हम वो कॉपी उसी पे फर्दर मैं एक्सपैंड करके कॉपी लिख देता हूँ. जब हम इसको लॉन्च करते हैं, बात है लॉन्च प्रोसेस पे, जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो मैं एक मेंटल मॉडल फॉलो करता हूं, जिसको हम बोलते हैं 113. 1 कैंपेन, 1 एड सेट, 3 वर्जन्स ऑफ द सेम क्रिएटिव इन दैट एड सेट. ये है हमारा क्रिएटिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है. कभी कभी मैं इसको एक्सटर्नल कैंपेन में लॉन्च करता हूं,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ डेज, पहले मैं इसको यही करता था ज्यादातर, अब मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं इसको सेम OCMMC जो कैंपेन होता है उसी के अंदर लॉन्च करता हूं, बिकॉज OCMMC हमारा CBO स्ट्रैटेजी है, उसी के अंदर लॉन्च कर देता हूं और इट्स ईजियर एंड इट परफॉर्म्स रियली वेल। मैं उसके अंदर इसको लॉन्च कर देता हूं 113 माइंडसेट के साथ। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग कैंपेन में लॉन्च कर रहा हूं तो कैंपेन तो 113 है, तो कैंपेन तो एग्जिस्टिंग ही हो गया। तो 1 एड सेट, तो मैं नया एड सेट बनाऊंगा, फिर उसके अंदर मैं 3 वेरिएशंस बनाऊंगा। वेरिएशंस का मतलब मैं क्रिएटिव को सेम रखूंगा, बिकॉज क्रिएटिव पे हमने बहुत मेहनत कर ली है, तो क्रिएटिव सेम रहेगा, लेकिन इन तीनों के साथ मैं हेडलाइन अलग अलग डालूंगा। सो हेडलाइन का कोड हम यूज करते हैं HE, नेमिंग कन्वेंशन, HE शॉर्ट फॉर हेडलाइन। एड कॉपी हम एक ही रखते हैं, हेडलाइन चेंज करते हैं। हेडलाइन इज द टेक्स्ट दैट गोज राइट नेक्स्ट टू द लर्न मोर बटन, बाय नाउ बटन, वो वाला टेक्स्ट। और फिर हम एड कॉपी भी एक रखते हैं, जो बॉडी कॉपी बोल सकते हो। लेकिन हम क्या चेंज करते हैं साथ में, वो होता है, मैं जो एक चीज बोलता हूं उसको बोलता हूं मैं एड कॉपी हुक, ACH। एड कॉपी हुक इसलिए क्योंकि एड कॉपी वो वाला टेक्स्ट, एड कॉपी हुक वो वाला टेक्स्ट होता है जो सी मोर हिट करने से पहले आप पढ़ते हो, वो होता है एड कॉपी हुक। तो वो एक वेरिएबल है, बिकॉज एड कॉपी तो कोई तभी पढ़ेगा ना जब वो एड कॉपी पढ़ के इंट्रीग होगा टू हिट ऑन सी मोर। यस, सो इसलिए एड कॉपी एक ही होती है, लेकिन एड कॉपी हुक मैं चेंज कर देता हूं। तो हम जब 3 वेरिएशन बनाते हैं तो ये होता है कि एड क्रिएटिव एक ही हुआ। सो मानो क्रिएटिव कोड हो गया 101, सो क्रिएटिव कोड इज 101 फॉर द सेक ऑफ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग राइट नाउ। सो क्रिएटिव कोड दे देते हैं 101, मेरा एड क्रिएटिव कोड हो गया। तो क्रिएटिव इज 101, HE which is headline 1, HE2, HE3। एड कॉपी कोड मान लो AC1, AC1 एंड AC1, बिकॉज एड कॉपी तो एक ही है। और एड कॉपी हुक मैंने साथ में 3 बनाए, ACH1, ACH2 और ACH3। तो मेरी जब मैं 3 वेरिएशंस की बात कर रहा था वो एड 1 बनी ACH1, AC1, HE1 विद एड क्रिएटिव 101, ये बनी एक एड। दूसरी एड बनी ACH2, AC1, एड क्रिएटिव 101 एंड HE2। तीसरी बनी ACH3, AC1, क्रिएटिव 101, HE3, राइट। ये बनी मेरी तीसरी एड। तो क्रिएटिव तीनों में सेम है, लेकिन मैंने ये चीज स्विच करी और इस तरह से मैं फ्लेक्सिबल एड्स मैंने अभी तक रन, मैं बताता हूं क्या सीन समझाता हूं, मैं टेस्ट करता रहता हूं डिफरेंट चीजें। ओके, फ्लेक्सिबल एड जो पहले आप बोल सकते हो डायनामिक क्रिएटिव जिसको बोलते थे, मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं वो बता रहा हूं कि अगर मैं फ्लेक्सिबल एड रन करता हूं विद एडवांटेज प्लस, मतलब एडवांटेज प्लस एड सेट में वैसे भी हम ब्रॉड ओपन टारगेटिंग करते हैं, लेकिन मैंने एडवांटेज, मैंने मैनुअल नहीं किया उसको, ओरिजिनल ऑडियंस नहीं किया, मैंने एडवांटेज प्लस रहने दिया और मैंने फ्लेक्सिबल एड्स लॉन्च कर दी। तो मैंने ये जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, ये चेंज होता रहता है, देखो यू नो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड कितनी जल्दी इवॉल्व होता है, तो रीच तो बढ़ती है लेकिन कन्वर्जन बहुत डिप हो जाती है। तो बेसिकली CTR डिप हो जाता है, और वो उसका रीजन मुझे लग रहा है कि ये है कि शायद वो रीच तो हमारी करता है ज्यादा, लेकिन सही ऑडियंस की तरफ नहीं लाता, हाई बाइंग इंटेंट वाली ऑडियंस की तरफ नहीं लाता। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो अभी जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो मैं फ्लेक्सिबल एड्स नहीं करता अभी तक, मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया हूँ कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। रिजल्ट्स आए हैं हमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस नहीं है। जिस दिन आ जाएगी तो वो भी बता दूंगा। तो इसलिए मैं फ्लेक्सिबल एड्स नहीं करता, मैं एडवांटेज प्लस करता हूँ। इवन दो मैं टारगेटिंग सेट सेलेक्ट नहीं करता, लेकिन जो एड सेट पे ऑप्शन होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट एडवांटेज प्लस ही सिलेक्टेड होती है, मैं उसको एडवांटेज प्लस ही छोड़ देता हूँ, मैं ओरिजिनल ऑडियंस पे भी स्विच नहीं करता। और जब एड लेवल पे जाते हैं तो मैं मैनुअली 3 एड्स बनाता हूँ और उसके 3 वर्जन बनाता हूँ और 3 एड बनाता हूँ उसके, और कोई मैं फ्लेक्सिबल एड्स नहीं ऑन करता। मैं खुद एक ऐड बनाता हूँ, उसको ये सब कुछ देता हूँ, फिर दूसरी ऐड बनाता हूँ, फिर उसको ये ऐड कॉपी हुक वगैरह सब डालता हूँ। इस तरह से कहने को टेक्निकली ये फ्लेक्सिबल ऐड वाला ही कॉन्सेप्ट और अप्रोच है, लेकिन अभी तक ये बेटर ज़्यादा काम करता दिखता है मुझे, तो मैं ये फॉलो करता हूँ और मैं आपसे वही बता रहा हूँ। फिर मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। लॉन्च करने के बाद हम इसको विनर तब डिक्लेयर करते हैं जब हमारे टारगेट CPA के अंडर हमें ये एटलीस्ट ट्राई करते हैं हम 10 कन्वर्जन इवेंट्स दे दे। अगर ये बहुत ही मेच्योर अकाउंट है, मेच्योर पिक्सल है, जिसमें बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है, तो 5 एट्रीब्यूटेड कन्वर्जन इवेंट्स पे भी हम इसको विनर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज हम 10 पे ही चलते हैं। 10 कन्वर्जन इवेंट्स जब इस पर्टिकुलर एड सेट पे हो जाते हैं एट्रीब्यूट,
तब मैं डिक्लेयर करता हूं इस एक क्रिएटिव को, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है, क्योंकि क्रिएटिव तो एक ही है, राइट? 3 एड्स हैं, इसीलिए एड सेट बोल रहा हूं, एड नहीं बोल रहा हूं, एड सेट बोल रहा हूं। जब हमारे 10 कन्वर्जन इवेंट्स इस एक क्रिएटिव टेस्टिंग एड सेट पे एट्रीब्यूट हो जाते हैं, तब मैं इसको विनर डिक्लेयर करता हूं। फिर मैं जो इस एड सेट में से अंदर जाता हूं, जो इन तीनों एड में से नंबर 1 कौन सी वो एड है जिसपे सबसे ज्यादा पैसे स्पेंड करें फेसबुक ने, ये पहला क्राइटेरिया है, वो देखता हूं। नंबर 2, क्या उस पे इनफ कन्वर्जन इवेंट्स है, मतलब डिसेंट कन्वर्जन इवेंट्स है, ये देखता हूं। जिसका मतलब ये देखने की कोशिश करता हूं कि वो जो कन्वर्जन इवेंट्स है वो विद इन आर टारगेट सीपीए है। अगर ये विद इन आर टारगेट सीपीए है तो ये विनर है मेरे लिए। हो सकता है दूसरी एड जो हो उस पर स्पेंड कम हो, टारगेट सीपीए बेटर हो, लेकिन फिर भी मैं दूसरी क्रिएटिव को आगे विनर डिक्लेयर करूंगा, उस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि मेटा उसको ज्यादा पुश कर रहा है। द गेम हियर इज वी वांट टू फाइंड सक्सेस जहां पे विद इन टारगेट सीपीए ऑफ कोर्स हमें कन्वर्जन आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रीच भी आ रही है जिसको मेटा पुश कर रही है। ये गेम है। तो मैं अब ये जो क्रिएटिव है इसका मैं पोस्ट आईडी पिक करता हूं। कभी कभी अगर वो नहीं जनरेट होता, कोई ग्लिच आ रहा है या व्हाटएवर चैलेंज है, तो मैं बिना पोस्ट आईडी के चला जाता हूं। यूजुअली मैं पोस्ट आईडी उठाता हूं, फेसबुक पोस्ट विद कमेंट करता हूं, क्लिक, फिर वो खुलता है। वहां से मैं जो पोस्ट आईडी पिक करता हूं, पोस्ट आईडी पिक करने के बाद मैं जाता हूं और मैं डाल देता हूं उसको क्रिएटिव में, मेन मास्टर एसेट में। ये मेरा मास्टर एसेट प्रोसेस है, और बस वो मास्टर एसेट होता है जिसमें सारे विनर्स स्टैक्ड होते हैं। ये करता हूं, फिर जैसे ही वो नई ऐड डिलीवर करनी शुरू करती है मास्टर एसेट के अंदर, इंप्रेशंस उस पर दिखने मुझे शुरू होते हैं, तब मैं ये वाला जो एसेट होता है इसको ऑफ कर देता हूं, और फिर ये प्रोसेस रिपीट करता हूं। फिर हम जाते हैं अगले क्रिएटिव में, सारा प्रोसेस फिर से फॉलो किया जाता है, फिर हम सब प्रोसेस फिर से करते हैं, फिर दूसरा क्रिएटिव डालते हैं, फिर जो विनर बनता है उसको आगे ले जाते हैं। जो विनर नहीं बनता उसको किल कर देते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है विनर नहीं बनता। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हो तो आप रियलाइज करोगे कि आपके विनिंग शॉट्स ज्यादा लगने लगते हैं, फेलियर्स कम एक्सपीरियंस करोगे आफ्टर सम एक्सपीरियंस, एंड विनिंग शॉट ज्यादा लगेंगे। द रीजन वाई इट्स इंपॉर्टेंट इज बिकॉज थिंक अबाउट मैकडोनल्ड्स, कि आप मैकडोनल्ड्स में, किसी भी मैकडोनल्ड्स में जाओ पैन इंडिया, every burger or anywhere you go to McDonald's, all of their burgers will taste the same to you. Why? Because they have a standard operating procedure, SOP. So they are able to replicate and repeat the success, repeat the taste, and as a result they're able to become what they become. So any process we create in our company, in a business, we have to make sure कि वो replicable हो, वो repeatable हो, टीम्स उस पर काम कर सकें, ताकि आप जो अपनी सक्सेस है उसको मल्टीप्लाई कर सको, एम्पलीफाई कर सको। ये था वो पूरा प्रोसेस, और इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं। बहुत लंबा वीडियो है अब तक का, वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट वीडियोस, अ सेल्फी वीडियो स्पेशली। लंबे वीडियो तो मैंने डाले हैं, बट एज अ सेल्फी वीडियो ये सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने आज आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि हम किस तरह से काम करते हैं, क्या हम क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, ताकि आप भी अपने लिए ऐसा प्रोसेस बना पाओ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये वैल्यू देगा आपको ये वीडियो। बताना कैसा लगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना कमेंट करके। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द गॉड ऑफ रोएस बी विद यू। पता है क्यों बोलता हूँ ये? रोहन सपरा मेरा नाम है ना, एक्चुअली देखो तो रोएस का एक्रोनिम, रोहन सपरा का एक्रोनिम काइंड ऑफ रोएस लगता है ऑलमोस्ट, दैट्स व्हाई। सो मे द गॉड ऑफ रोएस बी विद यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।